वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। हमारा यूनिट 4 चल रहा है और यूनिट 4 में आज हम चर्चा करने वाले हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश के पहले हमने तुगलक वंश की चर्चा की थी। तुगलक वंश में हमने देखा किस तरह गियासुद्दीन तुगलक ने अपने प्रतिभा के बल पे एक नए राजवंश की नींव डाली। उसके इसी चीज़ को आगे बढ़ाया उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने। बाद के समय में फिरोज तुगलक जो थे उनके समय में थोड़ी बहुत स्थिति डामाडोल हो गई थी। उसके बाद के जो उत्तराधिकारी आते हैं, सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। फिरोज खां तुगलक के बारे में बात करें तो फिरोज खां तुगलक के बाद नुसरत शाह तुगलक, उसके बाद महमूद तुगलक और फिर सबसे अंत में नसरत शाह तुगलक आते हैं शासक के रूप में। लेकिन उसके बाद के जो उत्तराधिकारी रहते हैं, मतलब कि फिरोज के जो उत्तराधिकारी रहते हैं, वो पूरी तरह से अयोग्य रहते हैं। एक के बाद एक 4-5 वर्ष तक कई सुल्तान आते हैं जो कि आपस में गद्दी के लिए उनके बीच जो भी संघर्ष हुआ करता था वो संघर्ष हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में सल्तनत काल में बलबन और अलाउद्दीन जैसे जो शक्तिशाली शासक आए थे उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस होने लगी थी। और फिरोज के जो उत्तराधिकारी थे उनमें इन सारी गुणों का सर्वथा अभाव था, बिल्कुल ही एब्सेंटी था। इन सारी गुणों से वो कोसों दूर थे। उन्होंने यहाँ तक ये किया था कि तुगलक वंश का जो स्थायित्व था उसी स्थायित्व देने में भी वे सभी लोग असमर्थ रहे। नसीरुद्दीन की बात करें तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो जाता है और इसके बाद ही सैयद खां आते हैं, सैयद वंश का प्रादुर्भाव होता है। तो सबसे पहले देखते हैं नसरत शाह तुगलक। नसरत शाह तुगलक वंश का 8वां सुल्तान बनता है। वह सुल्तान फिरोज शाह का पौत्र, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिरोज शाह का दो जो पुत्र थे, जो दो बेटे थे, उनकी मृत्यु तो पहले ही हो जाती है। तो फिरोज शाह के बाद उसका पोता जिसका के नाम था नसरत शाह, वो गद्दी संभालता है और उसने जनवरी 1395 ईस्वी में गद्दी संभाली। लेकिन 3 या 4 साल के बाद ही, सिर्फ नाम मात्र का शासक रहने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है 1398 ईस्वी में। अपने शासनकाल में वह फिरोजाबाद में एक दरबार लगाता था, जबकि उसका प्रतिद्वंदी और चचेरा भाई महमूद तुगलक था जो कि दिल्ली में शासन कर रहा था। महमूद तुगलक ही वो शासक था जिसने कि अपने भाई नसरत शाह को विष देकर उसे मौत के घाट उतरवा दिया था और उसके बाद खुद ही तुगलक वंश का शासक बन बैठा था। लेकिन बाद के शासकों में महमूद तुगलक के अंदर भी वो क्वालिटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं जो कि तुगलक वंश को संभाल सके। तो इसके बाद आते हैं महमूद तुगलक। महमूद तुगलक दिल्ली के तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान माना जाता है। उसके राज्यकाल में अनवरत संघर्ष चलते रहे और अपनी दुरावस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। महमूद तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत से दक्षिण भारत, बंगाल, खानदेश, गुजरात, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड आदि इतने सारे प्रांत स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला सबसे पहला जो प्रांत है वो बंगाल था। लेकिन महमूद तुगलक जो है उसके शासनकाल में आते आते दिल्ली सल्तनत का जो शासन व्यवस्था है वो कुछ वर्ग मील में ही सिमट कर रह जाता है और ये सारे जो प्रांत थे वे स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके समय में मलिक सरवर नाम का एक हिजरा था जो कि सुल्तान से काफ़ी ज़्यादा घुला मिला था। उसने सुल्तान से मलिक उस सर्क यानी कि पूर्वाधिपति की उपाधि ग्रहण की थी और जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर लिया था। महमूद तुगलक का शासनकाल इस समय दिल्ली से पालम यानी कि निकटवर्ती के कुछ जिलों तक ही सीमित रह गया था। इस समय नसरत शाह तुगलक एवं महमूद तुगलक ने एक साथ शासन किया था। हम लोग जानते हैं कि नसरत शाह जो है अपना दरबार दिल्ली में ना लगा करके दूसरी जगह लगाता था, जबकि महमूद तुगलक ने अपना दरबार दिल्ली में लगाया था। नुसरत शाह जो कि फिरोजाबाद में अपना दरबार लगाता था। महमूद तुगलक के समय तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। एक पैर से लंगड़ा होने के कारण तैमूर लंग को तैमूर लंग यानी कि लंगड़ा आदमी इस नाम से जाना गया है। तैमूर के आक्रमण से डरकर दोनों ही सुल्तान राजधानी से भाग गए थे और 15 दिन तक राजधानी में रहने के बाद तैमूर वापस चला गया था और खिज्र खां को अपने विजित क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। एक मान्यता के अनुसार तैमूर आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का विस्तार सिमट कर पालम तक ही रह गया था।
तैमूर के वापस जाने के बाद महमूद तुगलक ने अपने वजीर मल्लू इम्बार की सहायता से पुनः दिल्ली का सिंहासन पे अधिकार जमा लिया था। लेकिन बाद के समय में मल्लू इकबाल ने मुल्तान के सूबेदार खिज्र खां से युद्ध करते हुए मारा गया और मल्लू इकबाल के मरने के बाद सुल्तान ने दिल्ली की सत्ता एक अफगान सरदार यानी कि दौलत खां लोदी को सौंप दी। इस तरह से हम देखते हैं कि जिस गद्दी का जो हस्तांतरण हो रहा है, शक्तियों का जो हस्तांतरण हो रहा है एक शासक से दूसरे शासक के पास, तो इसमें बस वही शासक टिके रह पा रहे हैं जो कि जिनके अंदर की योग्यता आ रही है। जैसे कि तैमूरलंग ने क्या किया, तैमूरलंग ने जिस खिज्र खां को अपना राज्यपाल नियुक्त किया, बाद के समय में वही सैयद वंश का संस्थापक बनता है। यहाँ पर अगर महमूद तुगलक की बात करते हैं तो महमूद तुगलक की मृत्यु 1412 ईस्वी में हो जाती है और 1413 ईस्वी में दिल्ली सिंहासन के लिए दौलत खां लोदी और खिज्र खां उन दोनों ने ही दिल्ली पर अधिकार करके एक नए राजवंश की नींव डाली, जिसे कि हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। और इसी की चर्चा आज होने वाली है, सैयद वंश। सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश मध्यकाल में सैयद वंश का शासनकाल सबसे कम हुआ, लगभग 37 वर्षों तक का ही शासनकाल हुआ, जिसमें कि सैयद वंश ने अपना राजकार्य संभाला था। सैयद वंश अथवा सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था, चौथा राजवंश था। उन्होंने तुगलक वंश के बाद अपनी स्थापना की थी। सैयद या फिर मोहम्मद, सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिज्र खां, उन्होंने अपने आप को मोहम्मद साहब का वंशज बताया है, क्योंकि इस बारे में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह मोहम्मद साहब के ही वंशज थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सिर्फ कपोल कल्पित कथाएं हैं। तैमूर के लगातार आक्रमणों, पहले हम लोग खिज्र खां के बारे में जानते हैं। सैयद वंश का संस्थापक के रूप में खिज्र खां का ही नाम आता है और कहा जाता है कि वे पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, लेकिन इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा प्रमाण मिलता नहीं है देखने को। कहा जाता है कि उसके जो पूर्वज थे वो अरब से जो मुल्तान थे वहाँ आकर बस गए थे, यानी कि वे लोग अरबी थे। और मुल्तान के सूबेदार मलिक मर्दान दौलत जो कि मुल्तान के उस समय के तत्कालीन सूबेदार थे, उनकी बहुत ज़्यादा कृपा थी खिज्र खां के पिता के ऊपर, और खिज्र खां के पिता का नाम था मलिक सुलेमान। दौलत खां ने मलिक सुलेमान को अपने बेटे की तरह माना और बाद के समय में जब फिरोज का शासनकाल आता है तो उन्होंने खिज्र खां को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। लेकिन 1395 में क्या हुआ, मल्लू इकबाल का एक भाई था सारंग खां ने खिज्र खां के साथ युद्ध कर उसे मुल्तान से भागने के ऊपर विवश कर दिया था और खिज्र खां भागकर मेवात चला जाता है। बाद के समय में जब तैमूर का आक्रमण होता है तो खिज्र खां ने तैमूरलंग का साथ दिया और इसी से खुश होकर के जब तैमूर वापस जा रहा था तो उसने जितने भी जगहों को जीता था उन सभी पर खिज्र खां को वहाँ का राज्यपाल घोषित कर दिया और उसे सुल्तान की उपाधि देनी चाहिए। लेकिन खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि उसने क्या किया, अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रखा, यानी कि उसने रैयत ए आला की उपाधि से शासन किया था तैमूरलंग के प्रतिनिधि के रूप में। उसने और एक काम क्या किया था, उस तैमूर का जो बेटा था उनका नाम था शाहरुख, उसको हर साल हमेशा ही भेंट या फिर राजस्व भेजा करता था। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है कि खिज्र खां जो कि इस वंश का संस्थापक था, उसने अपने आप को एक नए वंश के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसने अपने आप को शाहरुख या फिर तैमूरलंग इनके उत्तराधिकार, इनकी प्रतिनिधि के रूप में देखा। और शायद इसीलिए तो था कि उसने कई वर्षों तक खुतबा भी जो पढ़वाया था वो शाहरुख के ही नाम से खुतबा पढ़वाया था। इसके अलावा उसने जो सिक्के चलाए थे वो तुगलक के शासनकाल में जो सिक्के चलाए जा रहे थे जिन पे कि उनका नाम अंकित किया जाता था, वही सिक्कों का प्रचलन इस समय काल में भी देखने को मिलता है। इसका एक और कारण भी हो सकता है क्योंकि जब सैयद वंश का शासनकाल आया तो सोने चांदी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, शायद इसलिए उसने सिक्कों को बदलना उचित नहीं समझा था।
इस वंश का सबसे मूल उद्देश्य था तुर्क और अफगान सरदारों को संतुष्ट रखना। उसने अपनी प्रजा के लिए भी बहुत सारे काम किए थे, उन्हें संतुष्ट करने का काम किया था। लेकिन खिज्र खां की बात करें तो खिज्र खां का दिल्ली पर जब अधिकार हो जाता है तो उस समय पंजाब, मुल्तान और सिंध सिंध दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया जाता है, क्योंकि खिज्र खां अपने आप में एक काबिल शासक के रूप में जाना जाता है और सैयद वंश का सबसे काबिल शासक खिज्र खां ही रहता है। इस वंश की देखें तो इस वंश में 4 शासकों का प्रादुर्भाव होता है। सबसे पहला तो है खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। इन चारों में सिर्फ खिज्र खां के ही अंदर वो क्वालिटी रहती है जो कि एक शासक वर्ग के अंदर होना चाहिए था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यह बताया जा रहा है कि इस वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी, जिन्हें तैमूर ने पंजाब क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया था। खिज्र खां ने दिल्ली की सत्ता दौलत खां लोधी से छीनकर सैयद वंश की स्थापना की, लेकिन वह सुल्तान की पदवी को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया। उसने खुद ही वो पदवी धारण नहीं की थी, बल्कि उसने अपने आप को रैयत ए आला, जिसे कि जागीरदार कहते हैं, उसकी पदवी धारण की थी। खिज्र खां के बाद उसका बेटा मुबारक खां आता है और मुबारक खां के हाथ में जब सत्ता आती है तो उसने अपने सिक्कों में, उसने अपने शासनकाल में जो सिक्के जारी किए उसमें मुइजुद्दीन मुबारक शाह के रूप में अपना नाम अंकित करवाया था। उसके क्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा विवरण जो है वो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा जो रचित है तारीख मुबारक शाही में मिलता है। मुबारक खां के बाद उसका बेटा या फिर उसका दत्तक पुत्र कह ले, उसका नाम था मोहम्मद खां आता है। उसने अपने आप को सुल्तान मुहम्मद शाह के रूप में रखा और अपने मृत्यु के पूर्व ही उन्होंने बदायूं से अपने बेटे अलाउद्दीन शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यानी कि मोहम्मद खान जो कि खुद ही एक दत्तक पुत्र था, उसने अपने बेटे अलाउद्दीन शाह को अपने समय काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके कालक्रम के बारे में देखते हैं एक एक करके, किस तरह से खिज्र खां आते हैं, फिर मुबारक शाह आते हैं और बाद के शासकों के बारे में। चूंकि खिज्र खां इस वंश के संस्थापक थे, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दान दौलत के दत्तक पुत्र सुलेमान के पुत्र थे। दत्तक पुत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि दौलत खां जो थे उन्होंने मलिक सुलेमान को अपने बेटे की तरह माना था और उसके लिए उचित प्रबंध किया था। इसीलिए तैमूर के वापस लौटते समय उन्हें रैयत आला की उपाधि देकर के मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का एक स्वतंत्र शासक नियुक्त किया गया था। उन्होंने तैमूर वंश की सहायता से दिल्ली सत्ता प्राप्त की थी और जीवन भर रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट रहे थे। उन्होंने तैमूर ने भारत में अपने प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां को रखा था। बाद के समय में देखें तो मुल्तान की जो सेना थी, मुल्तान से सेना लेकर खिज्र खां ने तुगलक वंश पर हमला किया था और 6 माह में रोहतक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस समय दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद शाह तुगलक का शासनकाल था। मोहम्मद शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश से संबंधित शासक था, उसने बाद के समय में जब मोहम्मद शाह का निधन हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो तुगलक वंश का अंत हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद शाह का अपना कोई बेटा नहीं था। उसने अपने शासनकाल में किसी उत्तराधिकारी को भी घोषित नहीं किया था। इसलिए दिल्ली में अराजकता फैल जाती है, क्योंकि जब राज सिंहासन खाली होता है उससे अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस समय दौलत खां लोधी ने क्या किया था, दिल्ली की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था और खिज्र खां ने दिल्ली पर हमला करके 4 महीने में जीत दर्ज कराकर दिल्ली पर अपना शासन आरंभ कर दिया, उसमें अपना नाम दर्ज करवा लिया। उसके बाद आते हैं मुबारक शाह। खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में उनका बेटा मुबारक शाह दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में लेता है, लेकिन उसने अपने पिता की तरह कोई भी इस तरह का काम नहीं किया। सबसे पहले तो उसने अपनी स्थिति जो थी उसे भी सुदृढ़ता नहीं दी। मुबारक खां को हमेशा अपने शत्रुओं का डर लगा रहता था और इसमें 3 उसके मुख्य शत्रु के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले तो उत्तर पश्चिम में जो खोखर नेता थे जसरथ, उसके बाद दक्षिण की तरफ से मालवा का शासक और तीसरा पूर्व में जौनपुर का शासक। ये 3 शासक से हमेशा ही मुबारक को खतरा बना रहता था।
उन वो तीनों जो थे बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक के रूप में थे, इसलिए उन्हें मुबारक को हमेशा ऐसा लगता रहता था कि तीनों में से कोई ना कोई कभी न कभी तो दिल्ली पर राज्य अपना कायम कर ही लेगा। मुबारक की बात करें तो मुबारक को काबुल के नायब सूबेदार शेख अली एक अन्य व्यक्ति था, उसके आक्रमण का मुकाबला सहना पड़ा था। शेख अली ने क्या किया था, सुरसुती, अमरोहा और तबर हिंद के विद्रोही सूबेदार पुलाद की सहायता ली थी और खोखर जाति जो थे, जो कि उत्तर पश्चिम की ओर शासन कर रहे थे, उन लोगों से भी अपना लाभ उठाना चाहता और उन सबको अपनी तरफ मिला करके उसने बहुत सारी क्षेत्रों प्रांतों पर शासन कायम कर लिया था, जैसे कि जालंधर, फिरोजपुर, लाहौर और मुल्तान। इन सभी जगहों पर उसने शासन व्यवस्था ही कायम नहीं की बल्कि लूटपाट बहुत बड़े स्तर में किया था। हालांकि बाद के समय में मुबारक की जो सीमाएं थी उसके अंतर्गत किसी भी प्रदेश को वह अपने आधिपत्य में बाद में कायम नहीं कर सका था। मुबारक शाह के समय में राजस्व का जो राजकोष था वो बहुत ही ज़्यादा खाली हो गया था, बल्कि स्थिति तो यहाँ तक आ गई थी कि मुबारक को राजस्व वसूल करने के लिए हर साल या हमेशा ही अपने जागीरदार या सरदार के विरुद्ध जाना पड़ता था या फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता था। सबसे पहले तो ये बात है कि इस समय में स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, शासक की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी कि प्रांत का कोई भी शासक, प्रांतीय शासक जो हुआ करते थे, वे सुल्तान का वैल्यू नहीं देते थे। सुल्तान को अपना राजस्व लेने के लिए हर साल उनसे युद्ध करना होता था या फिर खुद ही जाकर या फिर अपने सूबेदारों को जाकर के उन्हें याद दिलाना पड़ता था, ज़बरदस्ती लेना पड़ता था। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी मुबारक के टाइम में। और इन सब के साथ 19 फरवरी 1434 ईस्वी को उसका एक वजीर था, उसका नाम था सरवर उल मुल्क, उसने मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। तो इस तरह से मुबारक शाह का शासनकाल खत्म होता है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह ने दिल्ली पर शासन किया था और उनका शासनकाल कुछ ही वर्षों तक का रहता है, करीब करीब 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह की बात करें तो मुबारक शाह के बाद उसका भाई का बेटा मोहम्मद बिन फरीद खां मोहम्मद शाह के नाम से बैठता है गद्दी पर, और इसकी स्थिति उससे भी ज़्यादा दयनीय रहती है। वो अयोग्य तो था ही, इसके साथ साथ विलासी प्रवृत्ति का भी था। उसने उसकी जो भी महत्वाकांक्षा या फिर उसकी जो आदतें थी उसके कारण ही कहा जाता है कि सैयद वंश का पतन का जो मार्ग था वो पूरी तरह से प्रशस्त हो गया था। और शुरुआती के जो 6 महीने थे, 6 महीने तो उसके वजीर के हाथों में ही शासन व्यवस्था थी, जो कि थे सरवर उल मुल्क का शासन व्यवस्था पर पूरा प्रभाव रहा था। यहाँ तक कि सरवर उल मुल्क ने क्या था कि जितने भी सरदार थे उन सभी जगहों पे अपने जो उसके जो मानने वाले लोग थे उन्हें स्थापित कर दिया था, और जो सुल्तान के लिए सोचा करते थे उन सरदारों को या तो निष्कासित करवा दिया था या फिर उन सबका वध करवा दिया था। बाद के समय में एक नया सेनापति आता है, उसका नाम है कमाल उल मुल्क। कमाल उल मुल्क मोहम्मद शाह के राजवंश के प्रति थोड़ी निष्ठा स्थापित करता है, बहुत ज़्यादा वफादार रहता है। जब उसने देखा कि सरवर उल मुल्क जो हैं वे प्रशासन में बहुत ज़्यादा उलटफेर कर रहे हैं, उनकी नीति जो है वो ठीक नहीं लग रही है, और बाद के समय में क्या हुआ, कमाल उल मुल्क को ही सरवर उल मुल्क ने हिदायत दी थी कि वे अपने सैनिकों को इकट्ठा करें और सुल्तान को जाकर उस पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर दे ताकि सरवर उल मुल्क राजा बन सके। लेकिन कमाल उल मुल्क में क्या किया कि धोखे से सरवर उल मुल्क की ही हत्या करवा दी। तो इससे और बाद के समय में उसने ही बहलोल लोदी जो है उसे आमंत्रित करता है बाद के शासन में। तो इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है कि कमाल उल मुल्क ने अपने आप को किस तरह से शासन सुल्तान के राजवंश के प्रति निष्ठावान बनाए रखा। क्योंकि बाद के समय में क्या हुआ, जब मोहम्मद शाह कमाल उल मुल्क चाहता था कि मोहम्मद शाह अपने अधिकारों को और अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करे, लेकिन मोहम्मद शाह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विलासी व्यक्ति था। तो उसने बाद में क्या किया, सबसे पहले तो उसने सारा का सारा शासन व्यवस्था कमाल उल मुल्क को दे दिया, और बाद में जब उसे कमाल उल मुल्क से परेशानी होने लगी तो उसने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा ताकि वो अपने वजीर को यानी कि कमाल उल मुल्क को मार सके, और इसकी जानकारी
उसके वजीर को चल जाता है। तो उसने क्या किया, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, वो अपने सुल्तान मोहम्मद शाह के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और इसी खुन्नस में आकर के उसने बहलोल लोदी को आमंत्रित कर लिया ताकि वो आए और दिल्ली की राजगद्दी को संभाले। बाद के समय में बहलोल लोदी आते भी हैं, उन्होंने दिल्ली पर अपना स्थायित्व कायम भी किया, लेकिन मोहम्मद शाह जो थे उन्होंने उसके खिलाफ बिल्कुल भी वो जो उसके खिलाफ संघर्ष करने की सोची ही नहीं, बल्कि वो जहाँ था वहीं रह गया और जीवन पर्यंत यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उसने कुछ भी नहीं किया, एक भोग विलासी की तरह अपना जीवन यापन करता रहा। बहलोल लोदी ने भी उन्हें छेड़ा नहीं जब तक कि वो जीवित रहें। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत पे सैयद वंश का शासन खत्म होता है और उसके बाद आते हैं लोदी वंश। लोदी वंश का सबसे पहला शासक होता है बहलोल लोदी। तो आज हमने देखा सैयद वंश के बारे में। सबसे पहले तो देखा कि किस तरह से तुगलक वंश की जो है तुगलक वंश का पतन होता है, 1414 ईस्वी में तुगलक वंश की समाप्ति होती है। और बाद के समय में खिज्र खां जिन्होंने कि सैयद वंश की नींव डाली थी। इसमें सिर्फ 4 ही शासकों का नाम आता है देखने को। सबसे पहले तो खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। इसके अलावे और किसी शासकों का नाम देखने को नहीं मिलता है और इनका शासनकाल रहता है सिर्फ 37 ईयर्स तक का। इसके साथ ही सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है और उसके बाद लोदी वंश की शुरुआत हो जाती है। तो इस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।